हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू यूपीएससी। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और ये है हमारे फोकस बैच का इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। आज हम बात करने वाले हैं उस कहानी की या उन सारे रिफॉर्म्स की जो प्रिकर्सर बने आज के मॉडर्न इंडिया में। हम आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, हम बहुत बड़ा मार्केट हैं। हमारे यहाँ दुनिया का ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो आज के टाइम पे अवेलेबल नहीं है। और इंडिया जो आज के ज़माने में, आज के दौर में ख्वाब देखता है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनेंगे। ये कहानी है उसकी बात की कि कैसे उस दौर में क्या रिफॉर्म्स लिए गए, क्या स्टेप्स लिए गए, क्या पॉलिसी मेजर्स लिए गए जिन्होंने हमें इतनी बड़ी इकोनॉमी के रास्ते पर या विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चला डाला। आज हम बात करने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिसी ऑफ 1991 की, जिसने कहीं ना कहीं आज के आधुनिक भारत की, आज के मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। क्योंकि कोई भी इकोनॉमी या कोई भी देश जब तक उसकी इकोनॉमी या जब तक उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो समृद्ध नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल द इकोनॉमी इज नॉट प्रॉस्परस, यू कांट थिंक अबाउट that how that economy can something become something in the world scenario, geopolitical issues की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है हम आज दुनिया हमारी बात सुनती है? आज दुनिया हमारी बात इसलिए सुनती है क्योंकि हम एक बड़ी इकोनॉमी है। आज दुनिया हमारी बात इसलिए सुनती है कि जब दुनिया भर में रिसेशन था, हमारी इकोनॉमी ऐसी थी जिसने एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट, बल्कि डबल डिजिट ग्रोथ रेट हमने दी। आज हम G20 की प्रेसिडेंटशिप कर रहे हैं। दिस इज़ द ईयर व्हेन इंडिया इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ 20। क्यों हम एक इतने बड़े इकोनॉमिक पावर? क्या वो स्टेप्स थे, क्या वो डिसीजंस थे, क्या वो पॉलिसी मेजर्स थे, रिफॉर्म्स थे जो लिए गए उस दौर में, और विद अ विजन ऑफ इंडिया एट मे बी 100, मतलब उस दौर में और ऐसे समय पे लिए गए जहाँ शायद हम सबसे बड़े क्राइसिस के थ्रू गुजर रहे थे। वहाँ पर आके बोल्ड स्टेप्स लेना, बड़े ही पॉजिटिव स्टेप्स लेना economic reforms के लिए, that is something what we are going to talk about today. That is something what we are going to see, that what were those measures, what were those reforms. So आज हम बात करने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये थी क्या, मतलब क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर हम देखते हैं कि रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत पड़ी? अगर हम 1991 की बात, लगभग आज से साल पहले की, 1991 में जो इंडिया की सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। क्रिटिकल इन द सेंस, अगर आप उससे पहले का टाइम पीरियड देखें, 1989 में इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक क्लियर मैंडेट नहीं। इंडिया में वो दौर था कोalition गवर्नमेंट्स का। यही वो दौर था 89, 90, 91, जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी। हमने कई सरकारें बदलती हुई, कई प्राइम मिनिस्टर्स बदलते हुए देखे। यही वो दौर था जब देश ने मंडल कमीशन जैसी बड़े एक सोशल अपराइजिंग को जन्म लेते देखा, जहाँ बहुत ज़्यादा एक इंटरनल कहना चाहिए डिस्टर्बेंस या प्रोटेस्ट जो थे वो चल रहे थे। कुछ मंडल कमीशन साथ चल रहे थे, कुछ उनके खिलाफ चल रहे थे। और हम ये कहें कि 1990 का वो दशक था जब कश्मीर में भी एक मिलिटेंसी की शुरुआत होती है। मतलब कि बड़ा ही क्रूशियल पीरियड था। और इसी दौरान क्या होता है, सद्दाम हुसैन अटैक करता है कुवैत की। मिडिल ईस्ट में वॉर होने का मतलब है दुनिया भर में तेल की कीमतों पे बेतहाशा उछाल होना। हमने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा जब मिडिल ईस्ट में पॉलिटिकल जो है अस्थिरता रहती है, राजनीतिक अस्थिरता रहती है, तो वहाँ पर उसका सीधा प्रभाव, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है तेल की कीमतों पे। हम हमेशा से एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री रहे हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री रहे हैं, तो हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ना जो है वो लाजमी था। रही बात इंडियन इकोनॉमी तब कैसी थी उस दौर में, 1991 से पहले इंडियन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब है कि हम जो बात कर रहे थे, या हम जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा जो अप्रोच था वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का था।
हमारा जो अप्रोच था वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब हम ये इसमें थे कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं, हम सारी चीज़ें खुद प्रोड्यूस करें, हमें किसी भी बाहर के लोगों के ऊपर या बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर अपने प्रोडक्शन के लिए या अपने डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना पड़े। इसने एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट कर दिया था। उसकी वजह ये थी क्योंकि इसके लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना ज़रूरी है। आप प्लानिंग का पीरियड देखें, 1951 से हम प्लानिंग की शुरुआत देखते हैं, और प्लानिंग की शुरुआत में हमें बहुत ज़्यादा, पहले हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, फिर हमने इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया, फिर हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, तो हमारी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कुछ खामियां निकल के आ रही थी। एट द सेम टाइम हम सब कुछ प्रोड्यूस तो करना चाहते थे, हम हर चीज़ प्रोड्यूस तो करना चाहते थे, लेकिन हम टेक्नोलॉजिकली और ना टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, ना हम प्राइवेट सेक्टर को इतना परमिशन दे रहे थे कि आप ग्रो करिए। प्राइवेट सेक्टर का मतलब सिर्फ कैपिटलिज्म नहीं होता। भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी को चलाने के लिए, भारत जैसे बड़े अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ज़रूरी है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक साथ काम करें। ना सरकार के पास इतनी कैपेसिटी है, ना सरकार के पास इतना फंड्स है, कभी नहीं रहा। इतनी बड़ी इकोनॉमी को चलाने के लिए अगर सरकार उतना फंड्स जनरेट करने की कोशिश करेगी तो आपके और हमारे जैसे लोगों के ऊपर टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वी एग्जैक्टली कांट गो फॉर दैट एवरीथिंग इज स्टेट ओन्ड। और हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी कंप्लीट डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा लाइजेस फेयर की तरफ बढ़ जाएंगे, हम एक बहुत ज़्यादा एक फ्री इकोनॉमी की तरफ बढ़ जाएंगे, तो जो है वो जन्म देगी मोनोपोली को, वो जन्म देगी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को, वो जन्म देगी एक्चुअल कैपिटलिज्म को। कैपिटलिज्म अच्छा है या बुरा है, इसको लेके बहुत डिबेट हुई है, लेकिन कैपिटलिज्म एक हद तक अच्छा है। वो उस हद तक अच्छा है जब तक वो एक्सप्लॉयटेटिव नहीं होता, और ये बैलेंस शायद हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, हर चीज़ के ऊपर कोटा सिस्टम था, इंस्पेक्टर राज था, हर चीज़ का जो है लाइसेंस लेना पड़ता था, तो बहुत सारा ऐसे रेस्ट्रिक्शंस थे जो हमारी इकोनॉमी के अंदर थे। इन सिचुएशंस में जब गल्फ वॉर होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, देश के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची थी, और यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है जिसको हम कहते हैं बीओपी क्राइसिस। बीओपी क्राइसिस एक बहुत बेसिक सी मतलब अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे या इसके कंसेप्ट पे जाएंगे तो एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ पर ये होता है कि जो हमारा बीओपी डेफिसिट है, ये हमने आई गेस उसमें भी कवर किया है। हमारा बीओपी डेफिसिट हमारे फॉरेक्स रिजर्व से ज़्यादा हो जाता है। हमारा जो बीओपी डेफिसिट है वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व से ज़्यादा हो जाता है। इसको हम, इस कंडीशन को कहते हैं बीओपी क्राइसिस। अगर आम जबान में कहूँ तो शायद भारत के पास उस वक्त इतना फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं था कि हम अपने इंपोर्ट को जो है वो सस्टेन कर पाते। कई ऐसी थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि उस टाइम भारत के पास सिर्फ 7 से 8 दिन का जो है इंपोर्ट के लिए फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था। मतलब सिचुएशन ख़राब थी। वो सिचुएशन है कभी घरों में होता है, महीना ख़त्म होने वाला है, पैसे अभी महीना ख़त्म होने में हफ्ता भर 10 दिन है और पैसे ख़त्म हो जाएं। जो स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, पीजी रहते हैं, शायद ये वो चीज़ बहुत अच्छे से समझें कि वो क्राइसिस होता क्या है। और जब ऐसी कोई क्राइसिस आती है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने दोस्त के पास जाते हैं, भैया पैसा उधार दे दो, हमारा जब आएगी सैलरी आएगी, हमारे फादर जब हमें, घर वाले जब पैसे भिजवाएंगे तब हम तुम्हें दे देंगे। अब इंडिया की सिचुएशन ऐसी थी कि हमें तेल की ज़रूरत थी और सब कुछ था। इस दौरान 1991 में इलेक्शंस, इसी इलेक्शंस में राजीव गांधी का असैसिनेशन होता है एंड कंट्री गॉट अ न्यू गवर्नमेंट। पीवी नरसिम्हा राव जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और वो इस बार वो इस चीज़ को समझ गए थे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, किसी सुलझे हुए व्यक्ति की ज़रूरत है, और इसलिए वो एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में चल के भारत के प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पे, क्योंकि खुद आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे, प्लानिंग कमीशन उन्होंने देखा था, तो उन्होंने कहा कि वी नीड टू टेक सम हार्ड स्टेप्स। सबसे पहले तो ये जो इमीडिएट प्रॉब्लम है, ये जो फॉरेक्स का प्रॉब्लम है, ये जो बीओपी क्राइसिस वाला प्रॉब्लम है, पहले हमें इससे बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ेगी। अब
हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ेगा। और आईएमएफ की एक स्ट्रैटेजी ये है कि जब भी वो किसी को बीओपी क्राइसिस से निकलने के लिए बेल आउट पैकेज देती, मीन्स वेन एवर दे प्रोवाइड अ बेल आउट पैकेज टू कम आउट ऑफ द बीओपी क्राइसिस, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं दे देते हैं। वो कहते हैं कि बीओपी क्राइसिस इसलिए हुआ क्योंकि आपकी इकोनॉमी के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे। ज़रूरत किस चीज़ की है कि आपके ये जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज है इनको आपको कम करना पड़ेगा, इनको आपको चेंज करना पड़ेगा, इन फ्लॉज को आपको हटाना पड़ेगा और आपको अपनी इकोनॉमी के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे। हम अग्री करते हैं और इसी के रिस्पॉन्स में क्या होता है, हम लेके आते हैं क्या? हम लेके आते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जहां सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया। और ये जो है जब हम इकोनॉमिक कंडीशन की अगर बात करें या पैरामीटर्स की बात करें, तो क्योंकि गल्फ में वॉर चल रहा था, रेमिटेंसेस हमारे कम थे, मतलब वो लोग जो यहाँ से पैसा कमा के यहाँ भेज रहे थे वो कम था। बाय द वे, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू क्रॉस द 100 बिलियन मार्क इन रिसीविंग रेमिटेंसेस। दुनिया का पहला मुल्क जो $100 बिलियन के रेमिटेंसेस रिसीव कर रहा है वो इंडिया है। दूसरे नंबर पर मैक्सिको, तीसरे नंबर पर चाइना। ये 2022 की सिचुएशन है, लेकिन आज से 31 साल पहले ये ऐसा नहीं था। सिचुएशंस वर वेरी डिफरेंट। और जुलाई 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बजट लेके आते हैं, वो एक रेवोल्यूशनरी बजट था। मतलब उस बजट का इम्पैक्ट आप ये देख सकते हैं, तो बॉलीवुड के विलन्स थे, उनका जो प्रोफेशन है वो ख़त्म हो गया। आप पुरानी फिल्में जब आप देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि जो डॉन और उस दौर की जो फिल्में थी 70s और 80s, वहाँ पर जो विलन होता था ना, उसका मेन प्रोफेशन होता था स्मगलिंग, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं थी इम्पोर्ट करने की, और इम्पोर्ट की इजाज़त थी तो उस पर ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगी हुई, 100% 200% लेवल की ड्यूटी लगती थी, तो चीज़ें बहुत महंगी। तो ये एक प्रोफेशन बनता जा रहा था विलन्स के लिए, खास तौर पे कि स्मगलिंग करना। 1991 के बाद की मूवीज़ में आपको कहीं पर भी स्मगलर नहीं दिखेगा, क्योंकि वो चीज़ ख़त्म ही कर दी गई, रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए, बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स हम लेके आए। ये क्यों ज़रूरी है कि आज सर ये 30 साल बाद पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आज हम भारत में, अगर आज आप मैकडॉनल्ड्स को एंजॉय कर रहे हो, या आप लेवाइस की जीन्स पहन रहे हो, आप बाहर की कारों को चला रहे हो, अब बाइक्स में बाहर की बाइक्स चला रहे हो, उसकी वजह सिर्फ एक पॉलिसी, उसकी वजह सिर्फ एक है, यहाँ से जो रिफॉर्म्स इनिशिएट हुए वो। अब अब ये समझना कि क्यों किया गया, किस पर्पस से, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या ऐसे एम थे जिनको लिया गया इस चीज़ के लिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी, या जो हमें ऐसे कौन से चेंजेस को इनिशिएट करना था अपनी इकोनॉमी के अंदर। सबसे पहले we wanted to make sure that India enters into the field of globalization. हमें ग्लोबलाइजेशन में एंटर होना था। दुनिया बदल रही थी, कंज्यूमरिज्म बदल रहा था, चीज़ों की अवेलेबिलिटी बदल रही थी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन अप होता जा रहा था, तो हमें भी उस रेस का हिस्सा बनना था, हमें भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना था। पहला पर्पज़ ये था, क्योंकि हमने एक चीज़ देखी, जब हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात करते थे तो हम क्या करते थे, पहले कोई बाहर मार्केट में चीज़ आती थी, दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आती थी, जब वो आम हो जाती थी तब हम उसे लेके आते थे, और कहीं ना कहीं रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करके हम उस टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करते थे। जब तक हम उस टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करते थे, वो टेक्नोलॉजी अपने आप में ऑब्सोलीट हो जाती थी। तो ये हो रहा था, तो हमें इस टेक्नोलॉजिकली चेंजिंग दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना था। हमें ये जो अब एक नई मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन रही थी, उसकी एक और वजह थी कि 99 से लेके 90s की जो सोवियत यूनियन है उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ने उस सोशलिस्ट इकोनॉमी को, या उस कम्युनिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को जो है वो डिनाई करा था, उसको डिस्कार्ड किया था। अब दुनिया में यहाँ से दुनिया यूनिपोलर भी होती है, यहाँ पे आप आईआर को भी देख सकते हैं कि दुनिया यहाँ से यूनिपोलर होती है, और इंडिया का जो कहना चाहिए कि राइज है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स से जुड़ा हुआ है। कोशिश क्या थी? रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जाहिर सी बात है जब सप्लाई कम है, डिमांड उतनी की उतनी है और सप्लाई कम है, तो इन्फ्लेशन आना लाजमी था, हमें इन्फ्लेशन को कम करना। देन अल्टीमेटली टारगेट क्या था
टारगेट ये था कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो बढ़ाना था। और हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थोड़े वक्त पहले थी वो फॉरेक्स रिजर्व का कम होना थी, तो हमें अपने फॉरेक्स रिजर्व को भी बिल्डअप करना था। और उन सारे हर्डल्स को, उन सारे बैरियर्स को हटाना था जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो पोटेंशियल था एज एन इकोनॉमी, जो हमारे अंदर पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को वो इवॉल्व नहीं होने दे रहे थे, हमें उस पोटेंशियल पे काम नहीं करने दे रहे थे। अल्टीमेटली जरूरत थी उन सारे हर्डल्स को, उन सारे इम्पेडिमेंट्स को हटाने की। इंटरनेशनल गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, सारी चीज़ें जब इनका इनफ्लो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी और आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो वापस से रिप्लेनिश होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ ज़रूरत थी कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट करने की, कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर में डेवलप करने से या सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर में रिफॉर्म लाने से काम नहीं बनता। हमें ज़रूरत थी कि हम सारे सेक्टर्स में रिफॉर्म लेके आए, हम सारे सेक्टर्स को इंडिविजुअली देखें। एंड दिस इज़ वाई दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ पॉपुलरली नोन एज द पॉलिसी ऑफ एल, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये वो पॉलिसी थी जिसको हम इस नाम से जानते हैं कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच या मल्टी डायरेक्शनल जो है वो रिफॉर्म्स की बात की। और इसीलिए आप यहाँ देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमें 3 चीज़ों के बारे में बात करनी है। हमें बात करनी है लिबरलाइजेशन की, हमें बात करनी है प्राइवेटाइजेशन की, हमें बात करनी है ग्लोबलाइजेशन। आज हम यही देखेंगे कि इन हेड्स में, इन तरीकों में क्या ऐसे चेंजेस लाए गए, क्या ऐसी चीज़ें की गई कि यहाँ पर इन्होंने जो है नए भारत की, 21वीं सदी के भारत की नींव रखी। और अब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे लिबरलाइजेशन से, हम शुरुआत करेंगे उदारीकरण से। अब ये क्या था? 1991 के बाद सबसे पहले हमें ज़रूरत थी लिबरलाइज करने की, मतलब हमें जो रिस्ट्रिक्शंस हमारी इकोनॉमी के अंदर लगे हुए थे उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करने की ज़रूरत थी, उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करने की। उस टाइम पर इन प्रोडक्ट्स को छोड़ के, में लिकर था, सिगरेट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस केमिकल्स, मोस्ट ऑफ दी जो प्रोडक्ट्स थे उनके लिए जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी, मतलब अगर आपको पहले कुछ भी बनाना होता था उसके लिए आपको किस ज़रूरत पड़ती थी? आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती। 1991 के रिफॉर्म्स में जो लिबरलाइजेशन का जो हमारा प्रोसेस था उसमें सबसे पहले हमने ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का जो कंपल्शन था इसको ख़त्म किया। उसके अलावा उससे पहले हमने देखा, अब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो हमने वहाँ पर देखा कि कैसे IPR जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस थे उसमें अलग अलग लेवल पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग सेक्टर्स को रिजर्व किया गया। 17 सेक्टर विच वाज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक, ये जो 17 थे, ये जो 17 सेक्टर थे जिनको रिजर्व थे, जो पब्लिक सेक्टर के लिए, सरकारी कंपनियों के लिए जो रिजर्व थे, इनको कम करके क्या कर दिया गया? 8 कर दिया गया। एंड अल्टीमेटली जो है नाउ इट इज़ रिड्यूस टू जस्ट 2, नेमली न्यूक्लियर एनर्जी एंड रेलवे। रेलवेज में भी रेलवे ऑपरेशंस, रेलवे ऑपरेशन इसको की। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो पहले सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रिजर्व थे उन सबको डी रिजर्व किया गया, उनको ओपन अप किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एक फ्री इकोनॉमी में जो देखिए, ग्रो करने के लिए आज़ाद होना ज़रूरी है, बंदिशों में रह के ग्रोथ नहीं हो सकती। कि आप भी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अपनी ग्रोथ के लिए, अपने नॉलेज के लिए, अपनी पर्सनालिटी की ग्रोथ के लिए अपने आप को आज़ाद करना पड़ेगा। यहाँ आज़ाद करने से मतलब ये है आपको अपने आप को, जो बंदिशें हैं, जो जहनी बंदिशें आपके ऊपर लगी हुई हैं, आपको अपने आप को उससे आज़ाद करना हो। लोग क्या सोचेंगे? वी डोंट केयर। जिस दिन हम IAS बन जाएंगे उस दिन लोग अच्छा ही सोचेंगे। और आपसे कोई जल रहा है तो जलने दो, लेट देम बी जेलस ऑफ यू। वो आपसे इसलिए जलते हैं, या कोई भी किसी से इसलिए जलता है क्योंकि वो नहीं बन पाए जहां वो आपको देखते हैं, इसलिए तो जलन होती है। तो लेट देम डू, लिबरेट योरसेल्फ फ्रॉम दिस थिंग कि हम
लोग क्या सोचेंगे, इलेक्शन होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, इन सब बातों को हटाओ। बहुत अच्छा पीरियड है आपकी लाइफ का जहाँ आप सीख रहे हो, और आज याद रखिएगा जो आप सीखेंगे वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा। यूपीएससी एक ऐसा फील्ड है जहाँ आप कभी हार नहीं सकते। अगर आपने यहाँ सिंसियर प्रिपरेशन की है, मैंने हमेशा इस बात को कहा कि अगर आप यहाँ सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, तो ईदर यू विल विन और यू विल लर्न, यू विल नेवर लूज। तो दिस इज व्हाट, तो यहाँ पर हमें मार्केट को अलाउ करना था, मार्केट को अलाउ करना था कि वो ग्रो कर सके, मार्केट को अलाउ करना था कि वो जो है अपने पेस पे, अपने अपने कहना चाहिए कि डायमेंशन ग्रो कर सके। तो उन्होंने क्या किया, जो पहले डायरेक्टिव पॉलिसी होती थी, डायरेक्टिव मतलब हर चीज़, खासतौर पे जब रिसोर्स एलोकेशन की बात आती थी, जब ऐसी चीज़ें आती थी, सरकार क्या करती थी, सरकार जो है हर चीज़ का डायरेक्शन देती थी कि इतना होना चाहिए, इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, कोटा सिस्टम था, लाइसेंस राज था, सब खत्म। ग्रो, you decide what is going to be or how the resource allocation will be done in the economy. Means now जो एक ओपन इकोनॉमी का कैरेक्टर होता है, जो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कैरेक्टर होता है, that let the market decide the prices, let the market forces of demand and supply decide the prices, ये अब तय करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट होगा, इससे क्या होगा, एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट होगा जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट, देखिए एक बात याद रखिएगा, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब हेल्दी कंपटीशन होता है, इकोनॉमी के अंदर जब भी हेल्दी कंपटीशन होता है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा किसे मिलता है, कंज्यूमर को मिलता है। और जैसे जैसे कंज्यूमर जो है वो पैसा खर्च करता जाएगा, जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी, द अल्टीमेट फार्मूला, आई कॉल दिस एज एन अल्टीमेट फार्मूला, where aggregate demand is equal to C plus I plus E plus X minus M। और ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इसका पर्पस था इसको भी बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, कोशिश करेंगे कि इंपोर्ट को कम कर दें। मतलब ओवरऑल हमारा जो टारगेट था वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने का था। यही आपका फॉर्मूला जीडीपी को एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करने का। ये इतना यूनिवर्सल फॉर्मूला है इकोनॉमी के अंदर कि आप इसको जहां चाहे वहां अप्लाई कर सकते, जहां चाहे वहां अप्लाई कर सकते। तो पर्पस क्या था, इकोनॉमिक जो है लिबरलाइजेशन करने का, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देने का, वो ताकत देने का कंज्यूमर को, वो ताकत देने की कोशिश थी भारत के लोगों को कि आप जो चीज़ चाहे खरीद सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में चाहे खरीद सकते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप हिंदुस्तान की चीज़ खरीदना चाहते हैं, आप मेक इन इंडिया खरीदिए, आप मेक इन चाइना खरीदना चाहते हैं, आप मेड इन चाइना खरीदिए, आप मेड इन यूरोप खरीदना चाहते हैं, यूरोप खरीदिए। आपके ऊपर सरकार की तरफ से इन चीज़ों को लेके कोई बंदिशें नहीं। तो ये एक ट्रिगर था। देखिए, हम जब इमीडिएट हो सकता है कि आपको कोई फ़ायदा ना मिले, लेकिन कभी आपने बांस का बीज आप लगाओगे ना, बहुत इफेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा जो हमारे हैंडलूम इंडस्ट्री है और जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसमें बैम्बो इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको एक बांस की खास चीज़ पता है, जब आप उसका बीज लगाओगे ना, आप उसकी 1 साल केयर करोगे, 2 साल केयर करोगे, 5 साल तक आप उसकी केयर करते रहोगे, एक स्प्राउट नहीं आएगा, एक स्प्राउट नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन उसमें स्प्राउट आ जाएगा, जिस दिन वो अंकुरित हो जाएगा, उसके बाद आप उसकी ग्रोथ देखते रह जाएंगे। लाइक विद इन 6 months इट कैन रीच अप टू 90 feet। 5 साल से जिसमें एक जो है स्प्राउट नहीं आया, 5 साल में जिसमें एक स्प्राउट नहीं आया, अगले 6 महीने में स्प्राउट आने का, 6 महीने के अंदर वो 90 फीट तक जा सकता है। दिस इज हाउ समटाइम्स द पॉलिसीज आर। हो सकता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पॉलिसीज नहीं समझ में आए, लेकिन वेट करिए, जब वो इम्पैक्ट दिखाने लगेंगी, शायद हम जो ग्रोथ है वो फिनोमिनल जो वर्ड है वो भी अपने आप में छोटा पड़ जाए। हमने सबसे पहले बात की फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की, हमने बात की फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की, और जो लिबरलाइजेशन था उसका जो मेन मोटिव था यहाँ पर, जो आरबीआई का रोल है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर के टॉप पे कौन बैठा हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर के टॉप पे बैठा हुआ है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो यहाँ रोल था, उसका रोल अब तक रेगुलेटर का था, लेकिन अब हमें उसका रोल क्या बनाना था? अब हमें उसका रोल बनाना था एज अ फैसिलिटेटर का। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेगुलेटर जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, नहीं, फैसिलिटेटर वो होता है जो एवेन्यूज जनरेट कर रहा है कि ठीक है हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं, हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं, यू ग्रो, you know you come the best version of yourself, and this is what they were doing. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो है हमारे यहाँ उसके बाद परमिशन मिलना शुरू होती है, और वहीं पे हम देखते हैं कि ICICI, कोटक, HDFC, बहुत सारे ऐसे बैंक्स जो हैं वो हमको प्राइवेट सेक्टर में बैंक्स आना शुरू होते हैं, वो अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, एंड दे आर डूइंग वेल, कोई शक नहीं। उसके अलावा जो FDI और FPI लिमिट्स थी, उन लिमिट्स को ईज आउट किया गया, उनके लिए जो नॉर्म्स थे वो ईज आउट किए गए। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जिनको ओपन अप किया गया। बैंक्स को यह इजाज़त मिली कि आप सिर्फ इंडिया से नहीं, आप अगर फॉरेन से भी फंड जनरेट कर सकते हैं तो आप फॉरेन से भी फंड जनरेट करिए, कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इंश्योरेंस, मनी, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, हर जगह जो है आपको रिफॉर्म्स को ईज आउट किया गया। और इसका इम्पैक्ट ये था कि ऐसा नहीं कि ये रिफॉर्म्स अब सरकार ने दे दिए हैं तो हर कोई आज़ाद है। सरकार ने हर चीज़ के लिए रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है उनको और ज़्यादा पावर दिए। जहाँ रेगुलेटरी बॉडीज़ नहीं थी वहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी इस्टेब्लिश की गई, जहाँ एग्जिस्ट कर रही थी उनको और ज़्यादा पावर दी गई, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो PFRDA हो, चाहे वो IRDA हो। इन सारी एजेंसीज़ को, इन सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को क्या किया गया, जहाँ नहीं थी वहाँ इस्टेब्लिश किया गया, और जहाँ थी उनको और ज़्यादा पावर दिया गया, और ज़्यादा रेगुलेटरी एज वेल एज फैसिलिटेटिंग पावर दिया गया, और ज़्यादा उनको ऑटोनॉमी दी गई। फिर टैक्स रिफॉर्म्स की हमने बात की। टैक्स रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा कि जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स था, जनरली जब भी हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल इनकम टैक्स को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स था, इसको ग्रेजुअली कम करना शुरू किया गया, क्योंकि ये माना जाता था कि जो हायर कहना चाहिए इनकम टैक्स है, जहाँ टैक्स ज़्यादा लग रहा है, और जब टैक्स रेट ज़्यादा होता है तो टैक्स इवेजन भी ज़्यादा होता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस में क्या फ़र्क है। खैर, सो मॉडरेट रेट पे इनकम टैक्स को कम किया गया, और जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स थे, इनकम टैक्स रेट्स थे, उनको मॉडरेट किया गया, उनको रिड्यूस करना शुरू किया गया। और बहुत सारे जो प्रोसीजर ईज आउट थे आज के टाइम पे, अगर आपके पास इंटरनेट है, आपके पास अपना बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास अपने इनकम का सारा डेटा है, आप कहीं पर भी बैठ के अपना इनकम टैक्स फिल कर सकते हैं। आज से 30 साल पहले इतना ईजी नहीं था, टैक्स रेट भी ज़्यादा था, और लोगों के लिए इनकम टैक्स को फिल करना या फाइल करना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था। ग्रेजुअली हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस थे। कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंस होता है। जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको ग्रेजुअली कम किया गया, प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन किया गया। लेटेस्ट, अब ये रिफॉर्म्स ही था ना, सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स था कि हमने 2017 में देखा कि हमने हमारे यहाँ GST इम्प्लीमेंट हुआ। द रिसेंट टैक्स रिफॉर्म इज GST। तो ग्रेजुअली एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इसीलिए मैंने कहा ना कि 21वीं सदी के भारत के जो उदय है, 21वीं सदी का जो भारत है उसका जो उदय है, की कहानी है, क्योंकि बिना इकोनॉमी के कोई सरवाइव नहीं कर सकता। 1945 तक, हर जगह कहता हूँ, 1945 तक प्रॉस्पेरिटी किस पे लैंड में थी, उसके बाद किस में आई, इकोनॉमी में आई। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ बताऊँगा कि कैसे ये हुआ। लेकिन अभी के लिए हाँ, जो नई दुनिया थी, जो 1950 के बाद की दुनिया थी, वहाँ हम देखते हैं कि किसी भी देश को प्रॉस्परस उसके एरिया से नहीं माना जाता था, उसके लैंड एक्विजिशन नहीं माना जाता था, इससे माना जाता था कि उसके पास वेल्थ कितनी है, उसकी इकोनॉमी कैसी है। फाइन, तो GST वाज ईज्ड आउट। देन फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स बहुत एक जो ज़रूरी स्टेप था, क्योंकि हमारा जो ख़ास जो इकोनॉमिक क्राइसिस ट्रिगर हुआ था, जो मेन इकोनॉमिक क्राइसिस ट्रिगर हुआ था, वो किस पे हुआ था, वो फॉरेक्स रिजर्व की वजह से हुआ था। तो हमें ज़रूरत थी कि हमें जो फॉरेन करेंसी है, जो फॉरेन एक्सचेंज रजीम है, उसको ईज आउट करना था। सबसे पहले हमने क्या किया, डिवैल्यूएशन किया। डिवैल्यूएशन क्यों किया, प्रीवियस लेक्चर और प्रीवियस टू करेंसी एक्सचेंज बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो हमने
लेक्चर किया, उसमें हमने बात की थी कि डिवैल्यूएशन से क्या बेनिफिट होता है जनरली। अभी हुआ है that it was done in order to boost the exports and ultimately to increase the foreign exchange reserves, ultimately to increase the foreign exchange reserves। इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, को करने के लिए हमने क्या किया, हमने डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी किया और ग्रेजुअली इसका इम्पैक्ट हमें दिखने लगा। कहाँ हमारे पास 7 दिन का भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं था, आज के टाइम पे हमारे पास अगले 7 से 8 महीने का फॉरेक्स रिजर्व है। इमेजिन, अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी कुछ महीने पहले कि हमारे पास 13-14 महीने तक का रिजर्व होने के, और ये है कि इस साल के एंड तक हमारे पास 13 to 14 मंथ्स के का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड हमने करेंसी एक्सचेंज रेट में मैंने आपको मैनेज्ड फ्लोट के बारे में बताया था। मैनेज्ड फ्लोट मतलब अब हमारी जो करेंसी है वो नॉर्मली क्या होगी, वो उसका जो रेट होगा, उसका जो एक्सचेंज रेट होगा, वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो डिटरमाइन करेगा मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन आ जाएगी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाएगा, तो आरबीआई सेंट्रल बैंक विल इंटरवीन। यही है फैसिलिटेटर का कि दूर से बैठ के देखते रहो, जब तक सिचुएशन अच्छी चल रही है खेल चलने दो। जहां जो अंपायर या रेफरी का काम होता है ना, वो पहले बता रहा है कि ठीक है सब, वो सिर्फ ये देख रहा है कि गेम, सबको गेम खेलने दे रहा है। वो फुटबॉल वर्ल्ड कप में आप देख रहे होंगे, रेफरी खेलने देता है जब तक खेल रहे हो, लेकिन जहां कोई रूल तोड़ने की कोशिश करता है वहां पर वो आ जाता है। पहले क्या था, वो जो है आरबीआई जो है कोच की तरह कह रहा था ऐसे खेलो, ऐसे मत खेलो, इधर बॉल दो, उधर बॉल मत दो। लेकिन अब आरबीआई का रोल जो है वो रेफरी का हो गया, वो खेलने देता है, गेम चल रहा है चलने दो, जब तक गेम में कोई रूल नहीं टूटेगा हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जैसे ही वो देखता है कि गेम में जो है रूल टूट रहा है, वैसे ही वो विसल बजाता है और कहता है स्टॉप, नाउ आई विल एक्ट। दिस इज व्हाट मैनेज्ड फ्लोट इज। वी हैव टॉक्ड अबाउट मैनेज्ड फ्लोट। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थे, एक बार में आप सिर्फ इतनी क्वांटिटी तक ही इंपोर्ट कर सकते हो, मतलब जो इंपोर्ट हो रहा था उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट या एक सिंगल कंसाइनमेंट में कितना इंपोर्ट हो सकता है। उन रिस्ट्रिक्शंस को भी धीरे धीरे ईज आउट किया गया। इंपोर्ट लाइसेंसिंग ख़त्म की गई। पहले हर चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती थी, लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। उस इंपोर्ट लाइसेंसिंग को क्या किया गया, उस इंपोर्ट लाइसेंसिंग को ख़त्म किया गया। सबके लिए नहीं, जो हज़ार्डियस या एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अलावा सबको इस चीज़ से एग्जाम्पशन मिल गया। जो रिस्ट्रिक्शंस थे ग्रेजुअली, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि सारे रिफॉर्म्स 1991 में आ गए, ग्रेजुअली कुछ पहला फेज़ आया 91 में, फिर हमने 97 में एक फेज़ ऑफ रिफॉर्म्स देखा, 99 में एक फेज़ ऑफ रिफॉर्म्स देखा, फिर वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई, उसमें हमने एक फेज़ ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखा, फिर मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट आई पहले, उसमें फिर हमने एक फेज़ ऑफ रिफॉर्म्स देखा। तो ये रिफॉर्म्स जो हैं वो चलते आ रहे हैं ग्रेजुअली। एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि हम वर्ल्ड WTO के भी सिग्नेटरी बन गए थे, हमें इंटरनेशनल ट्रेड के जो हमारे नॉर्म्स थे, जो इंटरनेशनल ट्रेड के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो टैरिफ थे, इन सारी चीज़ों को ईज आउट करना था, और वो हमने ग्रेजुअली किया भी। चाहे वो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ के ऊपर हो, चाहे वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के ऊपर हो, ग्रेजुअली हमने जो भी बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस थी इस तरीके से ऑप्ट की कि ऐसा ना हो कि इसको ईज आउट करने में हमारा जो लोकल प्रोड्यूसर है उसका क्या हो, उसका इंटरेस्ट हर्ट हो जाए, हमारे लोकल प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट हर्ट ना हो। विद दिस हमने क्या किया, अपने रिफॉर्म्स तो जो है अपने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, ट्रेड रिफॉर्म्स हैं, ख़ास तौर पे उनको किया। ग्रेजुअली इसका इम्पैक्ट हमें दिखता है कि जो FDI और FPI का फ्लो है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ग्रेजुअली उसका इनफ्लो बढ़ता गया। क्योंकि ये तभी होगा, कोई आप पे पैसा तभी लगाएगा जब उसको अपना फ़ायदा दिखेगा और उसको दिखेगा कि सामने वाला मुझे फैसिलिटेट कर रहा है। आज के टाइम पे आप इसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन रिलीज कर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मतलब बिजनेस करने के जो फैसिलिटेशन है, जो फैसिलिटीज़ हैं, उसको ईज आउट करना, उन नॉर्म्स को ईज आउट करना,
जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपके यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, उतना अच्छा आपके यहाँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगा, जो अल्टीमेटली ग्रो किसको करेगा? वो अपना ग्रोथ ग्रोथ तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो आपकी भी, हमारी भी अर्थव्यवस्था को, हमारी भी इकोनॉमी को क्या करेगा? वो ग्रो करेगा। फाइन। अब सर ये इतने सारे हमने ग्रेजुअल रिफॉर्म्स देखे, इसका फायदा क्या? सबसे पहले एक फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। पहले कैपिटल के फ्लो पे बहुत ज़्यादा बैरियर्स लगे हुए थे, बहुत सारे डैम्स बना रखे थे, चेक डैम्स थे, स्टॉप डैम्स थे, बहुत सारे लगा रखे थे। लेकिन अब हमने क्या किया? हमने उन सारे डैम्स को हटाया, हमने उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटाया, और अल्टीमेटली हमें क्या मिला कि हमारे यहाँ जो कैपिटल है, हमारे यहाँ जो कैपिटल है वो क्या हो गया? वो फ्री फ्लो जो है कैपिटल का हमें, देन डिक्रीजिंग इकोनॉमिक रेगुलेशन। हमारे जब इकोनॉमिक रेगुलेशंस जो थे, जो रिस्ट्रिक्शंस थे, जब वो कम हुए तो हमारा स्टॉक मार्केट, इफ़ यू हैव सीन दैट सीरीज स्कैम 1992, जो उसी दौर का था, वहाँ पर आप देखोगे कि दैट सी देयर इज अ सीन जब हर्षद मेहता कहता है कि इफ़ यू गिव मी मोर मनी, मैं स्टॉक मार्केट को 4000 5000 तक ले जाऊंगा। वो अपने आप में बड़ी चीज़ थी। आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट 60,000 के मार्क पे है। मतलब एक वो दौर था जब हम 4000 या 5000 के लेवल पे स्टॉक मार्केट आता था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आता था, हमको लगता था कि ये बहुत बड़ी चीज़। आज वही सेंसेक्स जो है वो 62,000 के मार्क को टच करता है। हमारी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही, तो कोई शक नहीं। हमने बहुत, और ये सिर्फ अभी के स्टेप से नहीं हुआ, ना ये तब के स्टेप से हुआ, ये इस दौरान, इस पिछले 30-31 सालों के दौरान जो ग्रेजुअल रिफॉर्म्स लाए गए, ये उसका इम्पैक्ट है। किसी एक स्टेप से ज़रूर ट्रिगर जो है वो जिन्होंने किया, या ट्रिगर जिस पॉलिसी ने किया, उसका अपना इम्पोर्टेंस है। टेलीफोन के केस में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को कोई आप उनसे उस चीज़ का श्रेय नहीं ले सकते। लेकिन अब मोबाइल फ़ोन में उसके बाद आज के टाइम पे लेटेस्ट स्मार्टफोन्स हैं जो ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अगर टेलीफोन नहीं खोजते, ये जो है टेलीफोन का इन्वेंशन नहीं करते, तो आविष्कार नहीं करते, शायद आज ये मोबाइल फ़ोन और ये जो एडवांस चीज़ें हम कर रहे हैं, शुरुआत तो वहाँ हुई। एक्सक्यूज मी, एंड अपॉलॉजीज फॉर अ सोर थ्रोट। मौसम ख़राब है, कुछ तबीयत ख़राब है, खैर। तो इसने एक और चीज़ को हिट किया कि पहले जो इन्वेस्टर्स थे तो वो लिमिटेड थे। पहली चीज़ क्या थी कि जो इन्वेस्टर्स क्या थे? इन्वेस्टर्स लिमिटेड थे। पहली चीज़ इन्वेस्टर लिमिटेड। दूसरा, उनके पास वो मल्टीपल एवेन्यूज़ नहीं थे, एक दो एवेन्यूज़ थे जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन अब इन्वेस्टर को और सबसे बड़ी ताकत जो मिली वो आपको और मेरे जैसे जो लोग हैं, आम हिंदुस्तानी जो है, कॉमन मैन जिसको हम कहते हैं, उसको ये पावर मिली। तब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें एक इन्वेस्टर का रोल मिलना शुरू हुआ, जो शायद पहले इतना ईज आउट नहीं था। और अब हम डाइवर्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, आप पेंशन की पैसा लगा सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। ये जो आज़ादी है, ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, ये जो हमें मिला, ये कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है यहीं से, ये जो ट्रिगर हुआ उससे। और इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? का जो यहाँ से जो चीज़ें का इम्पैक्ट जो है सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे नहीं पड़ा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे पड़ा हो, कि प्रोडक्शन पे पड़ा हो, नहीं। इसका ओवरऑल और सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था, डाइवर्सिफिकेशन दिख रहा था। तो ये डाइवर्सिफिकेशन हमको कहाँ दिखा? क्रॉपिंग पैटर्न में दिखा। एग्रीकल्चर डाइवर्स होना शुरू हुआ क्योंकि अब कैश क्रॉप्स की वैल्यू बढ़ने लगी। एग्रीकल्चर इसलिए भी डाइवर्स होने लगा कि पहले जो इंडस्ट्रीज़ या जो चीज़ें स्मॉल स्केल पे थी, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल परफ्यूमरी। परफ्यूमरी का जो बिजनेस था पहले स्मॉल स्केल पे होता था, अब फैक्ट्रीज हो गई हैं। कहाँ से हुआ ये? अब उसके लिए आपको जो रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर से मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स थे। आज के टाइम पे फूड प्रोसेसिंग एक सनराइज सेक्टर है, जो कि एक कनेक्टिंग लिंक भी है। फूड प्रोसेसिंग जो है कनेक्टिंग लिंक भी है किसके बीच? इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच। वो आप आज जूस पी रहे हो, उस जूस के इंडस्ट्रियलाइजेशन वो क्यों हुआ? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ईज आउट हुआ। पैकेज्ड जूस पी रहे हैं ना हम,
वो कैसे अवेलेबल हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन से। लेकिन उस पैकेज जूस का जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आया? एग्रीकल्चर से। मतलब एक कैटालिटिक रिएक्शन हम जिसको कहते हैं ना, वो कैटालिटिक रिएक्शन जो है वो इनिशिएट हुआ, और सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, इस लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है हमें सारे सेक्टर्स में दिखता है। फाइन, लेकिन क्या ये परफेक्ट था? दुनिया में कोई फिनोमेना जो है वो परफेक्ट नहीं होता, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। लिबरलाइजेशन के भी अपने कुछ लिमिटेशंस थे, लिबरलाइजेशन की भी अपने कुछ इनिशियली थोड़ा सा डिस्टेबलाइजेशन आया, कोई शक नहीं, थोड़ा सा डिस्टेबलाइजेशन आया, क्योंकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमेन्स इतनी जल्दी इतने ड्रास्टिक चेंजेस के लिए शायद रेडी नहीं थे, इतनी जल्दी इतने ड्रास्टिक चेंजेस के लिए रेडी नहीं थे। इसका इम्पैक्ट हमें दिखा कहीं ना कहीं। इसकी वजह से जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज जो हमको दिखते हैं, जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज जो आ गए हैं, वो हमें उनकी वजह से जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स थे, जो हमारे लोकल कहना चाहिए इंडस्ट्रीज, स्मॉलर फर्म्स थे, उनको कहीं ना कहीं इसका नुकसान शायद उठाना पड़ा। उनका जो कहना चाहिए कि एग्जिस्टेंस है वो ख़तरे में पड़ा। उसके अलावा वो सेक्टर्स जहाँ पर ऑल्दो सारे सेक्टर्स में मोर और लेस प्राइवेटाइजेशन की बात देखी, वो जो रिस्ट्रिक्शंस था कि ये सारी चीज़ें सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनी करेगी, वो रिस्ट्रिक्शन जब हटा, जब प्राइवेट सेक्टर के रिस्ट्रिक्शंस आए, तो हमने देखा कि सरकारी कंपनियां थी, जो सरकारी बैंक्स थे, कहीं ना कहीं वो उनका जो शेयर था या जो उनका परफॉर्मेंस था, कहीं ना कहीं उस शेयर में डिक्लाइन आया। हम आज के टाइम पे प्राइवेट कंपनीज का मोबाइल फ़ोन कर रहे हैं, एज एन सर्विस प्रोवाइडर की अगर हम बात करें, हम कनेक्शन की बात करें, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो BSNL कहीं ना कहीं चला गया। पहले जो आज के टाइम पे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आ गई थी, हमें एक इम्पैक्ट क्या दिखता है? क्या सारी जो कहना चाहिए कि कंपनीज, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आई, तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज का शेयर कम हुआ। ये हर जगह हमने देखा। पब्लिक सेक्टर बैंक हमने देखा मर्जर होगा। अभी हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनको मर्ज कर दिया गया। ये मर्जर इसीलिए हुआ क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो ये एक डिक्लाइन, ये एक ड्रॉबैक कह सकते, एक लिमिटेशन कह सकते हो। जो एम्प्लॉयज़ थे, कहीं ना कहीं दौर था हिंदुस्तान में हर समय जो है ट्रेड यूनियन और सारी चीज़ें, क्योंकि सरकारी कंपनियां थी और वो प्रेशर डालना शुरू करते थे। आज के टाइम पे एम्प्लॉय बोलेगा मुझे काम नहीं करना है, प्राइवेट कंपनी बोलेगा ठीक है, यू आर रेडी, यू आर फ्री टू गो, क्योंकि पीछे एक और भीड़ लगी है जो काम करने के लिए तैयार है। तो ये कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे जो हमको दिखे, लेकिन ओवरऑल लिबरलाइजेशन के पॉजिटिव्स ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, अब बात करते हैं निजीकरण की। ये क्या था? प्राइवेटाइजेशन का मतलब था, प्राइवेटाइजेशन दो मतलब, लेकिन हम यहाँ जो है एक मेजर उसकी बात करेंगे। प्राइवेटाइजेशन का यहाँ मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, उनका शेयर या उनमें जो सरकार का कंट्रोल है उसे कम कर देना, ख़त्म कर देना। मीन्स जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, उन सब को जो है उसमें एक डिग्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन लेके आना, ताकि जब ये प्राइवेट प्लेयर्स उसके अंदर आएँ तो वो अपने साथ मैनेजरियल और मार्केटिंग स्किल्स साथ में लेके आएँ, जिससे कि ये कंपनीज जो कि ऑब्सोलीट पड़ी हुई थी, ये जो PSEs थी, ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सरकारी कंपनियां जिसे हम कहते हैं, सरकारी कंपनियां सिक थी, बीमार थी, ये परफॉर्म नहीं कर रही थी, इनका जो इम्पैक्ट, इनका जो प्रोडक्शन था वो हम उसको एफिशिएंट नहीं कह सकते। उसके अलावा हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान जो इन कंपनीज़ को रिवाइव करने के लिए हमने बात की, नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना, ये हमने दूसरे लेक्चर में कवर किया है। तो यहाँ पर ये इसलिए किया गया ताकि जो प्राइवेट कैपिटल है वो आए, और जो मैनेजरियल कैपेसिटीज़ हैं, जो मैनेजरियल जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं वो इंक्रीज़ हों, और ये जो इतना बड़ा सेटअप, ये जो इतना बड़ा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का सेटअप है, ये ऑब्सोलीट ना हो जाए। क्योंकि अगर हर जगह यही कर दिया जाता तो जाहिर सी बात है ये इतना जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था इतने सालों में, 40-50 सालों में,
ये कहीं ना कहीं ऑब्सोलीट हो जाता। तो इसको ऑब्सोलीट नहीं होने देना था, इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करना था, इन 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 फैक्ट्रीज़ को चलाना था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेट्स गो फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन को अचीव करने की जो है अलग अलग मेथड्स थी, अलग अलग तरीके थे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव बिडिंग की। यहाँ कॉम्पिटिटिव बिडिंग का मतलब है कि किसी सरकारी कंपनी के जो शेयर्स थे या जो उसके एसेट्स थे, उसको बेचा गया टेंडर निकाल। बिडिंग मतलब टेंडर निकाला जाएगा, जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, वो टेंडर उसका होगा। उसके बाद हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में हमने दूसरे वीडियो में कवर किया है, लेकिन फिर भी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट का उल्टा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम अपना पैसा लगा रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हम अपना पैसा ले रहे हैं। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट कौन कर रहा था? सरकार। सरकार मतलब अपना शेयर खींच रही थी, और अपना शेयर कैसे वो वापस ले रही थी, अपना पैसा कैसे वो वापस ले रही थी? बाय सेलिंग दैट ऑफ, बाय सेलिंग दैट ऑफ टू द प्राइवेट सेक्टर, बाय सेलिंग दैट ऑफ टू द प्राइवेट सेक्टर। और चाहे वो डायरेक्ट सेल ऑफ करना हो, चाहे वो अपनी कंपनीज को शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्ट करके जनरल पब्लिक को अवेलेबल कराना हो, ये दोनों तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जहां सरकार ये इंश्योर करती है कि डिसइन्वेस्टमेंट तो हो लेकिन हमारे हाथ से ओनरशिप ना जाए, हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ ना जाएं, हम उस कंपनी को प्राइवेटाइज ना कर दें। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब था सरकार इतना ही कहना चाहिए शेयर, अप टू 50%, 50% से कम शेयर ही अपना सेल ऑफ करेगी, जिससे कि जो ओनरशिप है, जो ओनरशिप है वो सरकार के पास बनी रहे। फिर बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट की। प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स इट इज़ द ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप इन द हैंड्स ऑफ फ्यू प्राइवेट इंडिविजुअल। सरकार ने क्या किया? उन लोगों को उन कंपनीज की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी गई जो उनके रिक्वायरमेंट्स में मीट करते हैं। जैसे अभी आपने एयर इंडिया में देखा होगा, तो एयर इंडिया में क्या हुआ था? एयर इंडिया के केस में क्या हुआ था? कॉम्पिटिटिव बिडिंग की। एयर इंडिया के केस में क्या हुआ था? जब सरकार को एयर इंडिया को बेचना था तो उसने क्या किया? उसने कॉम्पिटिटिव बिडिंग की, जहां सरकार ने कहा कि जो ज़्यादा बोली लगाएगा हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एयर इंडिया दे देंगे। उन्होंने कुछ बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ देखी, उन्होंने बोली उन्होंने वो ऑक्शन मंगाया एंड दैट वाज डन। तो इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया गया। इस तरीके से जो है, जो बीमार पड़ी हुई सरकारी कंपनियां थी, उनमें या तो प्राइवेट प्लेसमेंट किया गया, उनमें या तो पब्लिक लिस्टिंग करके उसमें ज़्यादा कैपिटल जनरेट किया गया, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करके बेहतर मैनेजीरियल स्किल्स जो है, या और जो प्राइवेट कैपिटल है उसको लगाया गया ताकि ये परफॉर्म करने लगे। और हमने पिछले एक लेक्चर में देखा था कैसे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, इस तरीके से जो है जो स्टेटस मिला वो इसीलिए मिला कि आप इन कंपनीज को देखेंगे तो ये सब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, इसमें प्राइवेट कैपिटल थोड़ा बहुत लगा हुआ है, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, एक मेजर सेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है। मींस इनके अंदर एफिशिएंसी को इंजेक्ट किया गया थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा एलिमेंट है, या जो तीसरा कंपोनेंट है हमारे इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, उस दौर में जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, यानी कि अब हमारा मार्केट, अभी तक जो हमारी इकोनॉमी थी वो कैसी थी? अभी तक हमारी इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, मतलब अभी हमारा दुनिया के साथ जो इंटरेक्शन था वो बहुत लिमिटेड था। हम सिर्फ उन चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे थे, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है ना, लार्जली सरकार ही कर रही थी। तो हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, और ग्लोबलाइजेशन का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वर्ल्ड इकोनॉमीज। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वर्ल्ड इकोनॉमीज। जो ग्रेजुअल जो ग्लोबलाइजेशन होता है विच फॉलोज जो रीजनल इकोनॉमीज है, रीजनल ग्रुप्स बनते हैं, इससे क्या होगा? एफडीआई बढ़ेगा, कैपिटल फ्लो बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन का मतलब ये है कि आज के टाइम पे हम दुनिया में सबसे बड़े रेमिटेंस रिसीवर बने हुए हैं।
हम दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लोग अब इजीली बाहर जा सकते हैं। क्यों उन्होंने इतना इजीली अलाउ किया? चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, प्रोफेशनल्स हों, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं इंडिया में जो हैं, जो इंडियन रेसिडेंट हैं, जो इंडियन नेशनल्स हैं, लेकिन वो बाहर काम कर रहे हैं। क्योंकि अब इंडियन इकोनॉमी ओपन अप है। अब दुनिया में इस ह्यूमन कैपिटल के मूवमेंट के रिस्ट्रिक्शन को बहुत ज़्यादा जो है वो कम कर दिया है। आपके पास अगर टैलेंट है, आपके पास स्किल है, आप कहीं भी जाइए, आपको और अगर आप अपने आप को वहाँ प्रूव कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। जो कैपिटलिज्म है उसको मतलब नहीं कि आप इंडियन हैं। इसलिए आज इम्पैक्ट देखिए, दुनिया में ऐसी कितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके सीईओज इंडियन हैं। वो कैसे हुआ? यहाँ से जो हमने ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की, यहाँ से जो हमने एक चेन रिएक्शन की शुरुआत की कि अब हमारी इकोनॉमी भी जो है वो ईजी है। होने क्या लगा? क्योंकि यहाँ द फॉरेन कंपनीज आउटसोर्सिंग जो है वो शुरू हो गई। हमने देखा ग्रेजुअली एक 2000 के बाद, फर्स्ट डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी अप टू 2015 तक हम कह सकते हैं, एक दौर था जब बीपीओज और केपीओज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट हो रहे थे। बहुत बड़ा एक सेक्टर था क्योंकि यहाँ पर उन्हें इजी लेबर, चीप लेबर जो है वो अवेलेबल था, चीप वर्किंग अवेलेबल थी। वो इसको यहाँ इसलिए आउटसोर्सिंग कर रहे थे। उसके अलावा इंडियन आईटी इंडस्ट्री ने तो खैर कहने की बात ही नहीं है। इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज़ ने जो है दुनिया में अपने आप को इस्टेब्लिश किया और दुनिया ने हमारा इस चीज़ में लोहा माना। मतलब कहने को एक दौर में आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो है वो वेस्ट में आया, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा किसी ने प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन किया, उसका किसी ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया तो वो हमने उठाया, इंडिया ने उठाया। फिर हम बात करें दैट ग्रेजुअली 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गैट का सक्सेसर बन के आता है। एंड रिमेंबर, इंडिया वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO। इंडिया वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO, रिमेंबर दिस। और WTO का जो एम था कि दुनिया में जो देश हैं उन देशों के बीच जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, विल कवर अबाउट दिस इन अदर लेक्चर्स, कि जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं हम कैसे उनको कम करें। और ग्रेजुअली हमको दिखता भी है कि काफ़ी हद तक WTO ने और WTO के एफिशिएंट पॉलिसीज़ ने, जिसमें दुनिया के सारे मुल्क इन्वॉल्व मोर और लेस, उन्होंने क्या किया? तो ये टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स थे, इन सब को रिड्यूस किया, इन सब को कम किया, काफ़ी हद तक कम कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ? जो कस्टम ड्यूटीज़ थी, इसकी वजह से क्या हुआ? जो कस्टम ड्यूटीज़ थी, वो जो टैरिफ थे, जो इम्पोर्ट्स था, वो कम होने लगा। इंडियन इकोनॉमी अब एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनने लगी। इंडिया की जो चीज़ें थी वो दुनिया को अट्रैक्ट कर रही हैं हमेशा से। अब जाहिर सी बात है ना, इंडियन मसाले अट्रैक्ट नहीं करते तो ईस्ट इंडिया कंपनी आती क्यों? या इंडियन कॉटन प्रोडक्शन अगर इतना ही कहना चाहिए अगर इन्फीरियर क्वालिटी का था तो आज से 400 साल पहले वो आते ही क्यों? वो आए क्योंकि उनको पता था कि यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यूएबल है। तो हमारी यहाँ की चीज़ का जो उसकी जो वैल्यू है उसको तो पूरी दुनिया जानती है। और ये जो लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसीज़ की जब हम बात करते हैं, उसने क्या किया? उसने जो ओपन कंपटीशन है उसको कहना चाहिए प्रमोट किया। और जितने रिस्ट्रिक्शंस थे, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस फॉरेन ट्रेड पे, उन सारे रिस्ट्रिक्शन क्या किया? सारे रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म किया। एक चीज़ हमने ये फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में भी, फॉरेन एक्सचेंज वाले उसमें भी, लेक्चर में भी देखा था अभी, लेकिन हमने पूरी तरीके से आज़ाद नहीं किया। हम अभी कह रहे हैं कि ठीक है कर लो, लेकिन अभी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी रहेंगी। इसीलिए हमने पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी की बात की। हमने किसकी बात की? हमने पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। हमने किसकी बात की? पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन। हमने फॉरेन एक्सचेंज वाले हमारा वीडियो है, BOP वाला जो वीडियो है, उसमें बारे में बात की थी। और इक्विटी लिमिट जो थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की 40% से बढ़ा के हमने 100% तक FDI जो है वो अलाउ किया। इसका मतलब ये है कि नाउ देयर इज फ्री फ्लो ऑफ
foreign capital in India. Now there is free flow of foreign capital in India. इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे कहना चाहिए कि जो भी हमारा ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, स्टार्टिंग में भी कहा, वीडियो के स्टार्ट में भी कहा कि ये आपको जो 21वीं सदी का भारत है, अगर आज हम ये ख्वाब देख सकते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे, वो इसकी वजह से। और ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हमसे पहले वाले लोगों ने कुछ नहीं ये करा, ये इनिशिएट किए गए, ये प्रोसेसेस इनिशिएट किए गए, क्योंकि दिस इज समथिंग कि इतनी बड़ी इकोनॉमी में कोई सडन चेंज, उस वक्त तो कई लोगों ने तो इसका इतना क्रिटिसिज्म किया, ये क्या कर रहे हो, ये तो फिर से जो है अंग्रेज़ों को बुलाएंगे, ये तो फिर से जो है ये इकोनॉमिक पॉलिसी जो है फिर से हमें गुलाम बना देगी, फिर से वो फॉरेन कंपनीज आएंगी, फिर से ब्रिटिश कंपनीज आएंगी और वो हमारी चीज़ों को हथिया लेंगी। यहाँ तक, इस लेवल तक आगे लोगों ने क्रिटिसाइज किया यहाँ पर इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, एंड स्टिल इट्स न्यू। आप देखो इतना जो रिफॉर्म्स है, आज भी जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात आती है तो हम अच्छा 30 साल पुरानी पॉलिसी को आज भी हम न्यू कहते हैं, क्योंकि उससे जो चीज़ें इनिशिएट हुई, उससे जो चीज़ें ट्रिगर हुई, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, इट वॉज समथिंग विच वॉज बियॉन्ड imagination, and I'll say that it required courage to take such decisions. Credit सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं कि उन्होंने ये रिफॉर्म्स लिए, लेकिन क्रेडिट उस दौर के प्राइम मिनिस्टर को भी, जिन्होंने शायद एक नॉन पॉलिटिकल इंसान को देश के फाइनेंस की बागडोर दी और वो फैसले लेने की आज़ादी दी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, समझना होगा कि उन्होंने उनको क्या दिया, फैसले लेने की आज़ादी दी। डिसीजंस टफ थे, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स की शायद एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन जाके कई डिसीजंस लिए गए, लेकिन लेने पड़े। जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है, जब उसको जिस्म जो है ज़ख़म हो जाता है, तो उस ज़ख़म को ठीक करने के लिए थोड़ा सा ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, और जब उस ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है कि हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन वो तकलीफ़ थोड़ी सी है, वो तकलीफ़ उतनी सी देर की है, वो तकलीफ़ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा सा इलाज हो रहा है, लेकिन उसके बाद जब वो चीज़ ठीक हो जाएगी, जब वो चीज़ हो जाएगी, देन यू विल बी अ हेल्दी पर्सन टू रन। आपके घुटने में चोट है, बचपन में बड़ी लगती थी खेलने में, जब घुटने में चोट लग जाती थी क्या होता था, 2-4-5 दिन खेलना बंद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खेलना भूल गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना खेल भूल जाएंगे। हाँ, दिन हम चुप बैठे हैं, कुछ दिन हमारा इलाज हो रहा है, और हम, उसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए, हमें पता है कि हम ठीक होंगे और हम दोबारा उठेंगे, और इस बार जब हम उठेंगे तो हम ऐसे उठेंगे कि ज़माना देखेगा। एंड दिस इज़ एप्लीकेबल टू यू ऑल एज वेल। अपनी तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, सीखो। हो सकता है कोई ऐसा दौर आएगा आपकी प्रिपरेशन में जब शायद आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाओ, कोई ऐसा मॉक टेस्ट होगा जिसमें आपके नंबर अच्छे नहीं आए। आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो। गलतियों को ठीक करने के लिए सबसे पहले गलतियों को आइडेंटिफाई करना भी तो ज़रूरी है। आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो, आप देखो कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, और उस चीज़ पे काम करो। और उस चीज़ को काम करने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने थोड़ी सी खुद की सर्जरी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी खुद की ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, तो उस तकलीफ से डरो मत, कर डालो। जब तुम उड़ान भरोगे, ज़माना देखेगा। आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप वो कर सकते। फोकस का मतलब क्या है? मैंने मल्टीपल टाइम्स आई हैव सेड दिस टू न्यूमरस एस्पिरेंट्स थ्रू आउट दिस ईयर। टाइम सबके पास होता है, फोकस नहीं। फोकस बैच में क्यों? पिन पॉइंटिंग बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्रिसाइज बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे और फंडामेंटल्स पे काम करेंगे। आपको आज की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को समझने के लिए इनको समझना ज़रूरी है। आपको हो सकता है ये वीडियो जो है किसी ऐसे में काम आ जाए,
ऐसे के टॉपिक्स भी तो आते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को आपको समझना है, यहीं से आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझ में आए, यही आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री बताएगा कि हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे ग्रो करी। जैसे आप जब पॉलिटी पढ़ते हैं, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, हम हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वैलिड। ब्रिटिश हिस्ट्री को कैसे देखते हैं, 1857 से पहले, 1850 के बाद। आप कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हो तो आप कैसे पढ़ते हो, केशवानंद भारती से पहले, केशवानंद भारती के बाद। ऐसे ही जब हम इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करते हैं, हम पढ़ते हैं 1991 से पहले। तो दिस वाज इट फ्रॉम माय एंड इन दिस वीडियो, जहां मैंने आपको सिर्फ एक कहानी बताई कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या था, क्या थे वो चेंजेस जो इनिशिएट किए गए इस दौर में। इन सारी चीज़ों को हम आगे और डिटेल में भी देखेंगे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। जब बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात आएगी तो भी हम इनको देखेंगे। हमने इसके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, चाहे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का हो, चाहे वो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का हो, इन चीज़ों को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आने वाले वीडियोस में से और कवर करते हैं। टिल देन, हैव अ ग्रेट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।